नमस्कार, आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। इस देश में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको सुनकर जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आपको गुस्सा भी आएगा कि ये कैसे हो सकता है अपने देश में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछड़ों का हक कोई और भारतीय नहीं छीन रहा है। दरअसल पिछड़ों को जो आरक्षण का अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार को छीनने का काम रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान कर रहे हैं। आपको आश्चर्य हुआ होगा, आप चौंके होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। और ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे तरफ से ये बात नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट की जो एक संवैधानिक जो ये संस्था है, उसके चेयरमैन हंसराज अहिर ने ये जानकारी मीडिया के साथ साझा की है। जो NCBC जो है, जो ये आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, वो शिकायत मिली थी कई राज्यों से कि आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है, उसमें क्या परेशानियां आती है। उस सिलसिले में फरवरी के महीने में उन्होंने सर्वे किया था और उस सर्वे के सिलसिले में वो कई राज्यों का दौरा किए, पश्चिम बंगाल भी गए। पश्चिम बंगाल जब गए तो उन्होंने ये पाया कि जो राज्यों के जो अपने जो OBC की लिस्ट है, आप जैसा आप सब किसी को मालूम होगा कि हर एक राज्य के अपने स्टेट OBC की लिस्ट है। एक सेंटर OBC का लिस्ट होता है, लेकिन राज्यों के अलग अलग OBC लिस्ट हैं। कुछ जातियां हो सकता है कि किसी राज्य में OBC में आती हों, लेकिन दूसरे राज्य में वो OBC में नहीं आती हों। तो वैसे ही उस OBC की जो लिस्ट है, जो कि 179 उसमें से जातियों का नाम दर्ज किया हुआ है कि ये जातियां हैं। इस सर्वे में उनको पता चला कि 179 में से 103 जातियां मुस्लिम की है। वो यह सच्चाई है कि मुस्लिम भी इस OBC के दायरे में आते हैं और उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, संविधान से रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि उनको क्यों रिजर्वेशन मिल रहा है, उस पर सवाल उठाया नहीं जा रहा है, ना उठाना चाहिए। लेकिन ये जो 103 कैसे हुए और जो हिंदू हैं उनकी संख्या सिर्फ 76 जातियां कैसे हो सकती हैं, वो भी तब जबकि वहाँ पे बहुतायत अगर बहुसंख्यक अगर कह लें तो वो हिंदू समाज का आता है। तो जब उनसे पूछा गया, जाना गया, तो जानकारी दो तरीके की आई कि भाई एक कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठी इस देश में आके लंबे समय से बैठे हुए हैं, उनको ये सर्टिफिकेट दे दिया गया है। पूछताछ हुई तो राज्य के जो वहाँ पे जो अधिकारी थे, उन्होंने मौखिक तौर पे जो जानकारी दी कि उन्होंने कहा कि दरअसल ये इसलिए हो गया है, उनकी संख्या बढ़ गई है चूँकि धर्मांतरण हुआ। तो कई हिंदू जिनका धर्मांतरण हो गया है, तो वो मुसलमान में जाने के बाद भी उन्होंने अपने का उसी रिजर्वेशन के हिसाब से उनको सर्टिफिकेट मिला है। तो बात कही गई कि आप ज़रा इसका एक लिखित तौर पे दिया जाए। तो अब दिल्ली में जब वो आए तो लिखित तौर पे उनको आया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि धर्मांतरण हुआ है। सवाल ये उठता है, दो सवाल इस पूरे चीज़ में प्रक्रिया में निकल के आती है। पहली चीज़ कि क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को पिछले दरवाजे से नागरिकता देने की कोशिश हो रही है और इसीलिए उनको OBC का सर्टिफिकेट वहाँ पे दिया जा रहा है। जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारतीय OBC है, उनका हक छीन के वो उनको देने की कोशिश हो रही है। और अगर सरकार, राज्य सरकार की जो मौखिक तौर पे जो आयोग को कहा गया, अगर उस बात को भी अगर मान लेते हैं एक पल के लिए कि धर्मांतरण हो गया, तो कितने बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं हो पा रही है। कैसे ये संभव हो पा रहा है कि हिंदू समाज पश्चिम बंगाल में उस तरीके से इस्लाम को कबूल कर रहा है और इसकी कोई जानकारी किसी ने, ना राज्य सरकार ने कभी बताने की कोशिश की, ना वहाँ के मीडिया ने बताने की कोशिश की। ये कैसे हो रहा है? ये बहुत गहरी साजिश मुझको दिखती है और ये सभी राज्यों में जो OBC का जो रिजर्वेशन हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। कहीं और राज्यों में भी इसी तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो आके बसे हुए हैं, उनको तो नागरिकता पिछले दरवाजे से देने की कोशिश नहीं हो रही है। अगर आपको याद होगा कि जब CAA लाने की बात हुई
और एनआरसी लाने की बात हुई, उसका किस तरीके से विरोध हुआ और ये नारे लगते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसमें बात थी कि आपको अपनी नागरिकता का सबूत देने का है। तो आपने पिछले दरवाजे से उनको ये सर्टिफिकेट दिखा के कि वो ओबीसी हैं, उसके आधार पे वो नागरिकता लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उनको आगे डिपोर्ट करने से रोकने की बात करते हैं और फिर उनको ये आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? किसी सूरत में इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए और जो कोई भी इसमें शामिल है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और इस पे तत्काल रोक लगनी चाहिए। आप डेमोग्राफी देश की चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरा का पूरा जो समाज का ताना बाना, जो भारतीय समाज का जो ताना बाना जो रहा है, आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब शायद अधिकांश जो आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और अभी जो जितने भी लोग हैं इस भारत में जो नागरिक हैं, उसमें से अधिकांश लोग आज़ादी के बाद पैदा लेने वाले लोग हैं। और उन सारे लोगों ने जो आज़ादी के समय जो दंश था कि बंटवारा जिस आधार पे हुआ था, उसको सिर्फ सुना है, पढ़ा है, सिनेमा में और टीवी चैनलों पे देखा है, हमने महसूस नहीं किया है। ये फिर उसी तरीके से असिमेट्री बना के उन इलाकों में जहाँ पे फिर आप उसी तरीके की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आरोप जो लगाया जाता है, तो इसको इस तरह की अगर ये जो फाइंडिंग है जिस पे किसी भी तरीके से डाउट करने का सवाल नहीं उठता है, राजनीति करने वाले करेंगे, लेकिन हर इंस्टीट्यूशन के और उस पर काबिज जो लोगों की फाइंडिंग को आप एक राजनीतिक चश्मे से देख के देश के साथ आप सही काम नहीं कर रहे हैं। आप सच्चाई को छुपाने को, गलतियों पे, कमियों पे, गुनाह पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। तो इससे बचने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो सर्वे हुआ, ये यहीं तक नहीं है रुका हुआ, इसमें कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हैं। और ये चौंकाने वाले खुलासे हैं कि उस राज्य से है, उन 2 ऐसे कम से कम राज्य हैं जहाँ से ये बात आ रही है कि आजकल वो सारे लोग बड़े सामाजिक न्याय की बात करते, कास्ट सेंसस की बात कहते, बोले सब किसी को उसका अधिकार मिलना चाहिए, रिजर्वेशन की बात होनी चाहिए, वो सब कुछ वो बात कर रहे हैं। लेकिन अपने राज्य में जहाँ पे वो सत्ता में हैं, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं और करते आए हैं, इसके बारे में वो नहीं बताते। ये रिपोर्ट उसका भी खुलासा करती है। और सबसे चौंकाने वाला खुलासा बिहार से है, जहाँ पे 1977 में पिछड़ों को रिजर्वेशन देने की व्यवस्था शुरू हो गई थी। कर्पूरी ठाकुर उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने उसको लागू किया था। लेकिन उस बात को आगे बढ़ाने का, उस पे ही राजनीति करके आगे तक बढ़ने का आज भी लोग काबिज हैं बिहार में। लालू प्रसाद यादव हों चाहे नीतीश कुमार हों, उन्होंने क्या किया कि 1993 से उन्होंने चतुर्थ मतलब 3rd और 4th ग्रेड के जो एम्प्लॉई होते हैं, उनके एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़ के उनको क्रीमी लेयर में डालने का काम कर रहे हैं, जिससे कि बहुत बड़ा वर्ग जो है, तबका जो है, वो आरक्षण के उस जो फ़ायदा जो मिलता है, उस फ़ायदे को लेने से वो चूक जाए, वो उसको नहीं मिल पाए। तो ये चीज़ वहाँ पे चलती आ रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। 7 जिले ऐसे हैं पूरे राजस्थान में जहाँ पे एक भी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए लोग योग्य नहीं पाए जाते हैं, पात्र नहीं है, किसी को रिजर्वेशन ही नहीं मिला है। ये कैसे संभव हो सकता है कि उस प्रदेश में जहाँ पे ओबीसी बहुतायत में है और उसमें से 7 जिलों में से एक किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिले? भाई, दाल में तो कुछ काला ज़रूर दिखता है। ये किन लोगों ने ये काम किया है? ओबीसी के अधिकारों का, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उनसे छीनने का काम कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? कौन से अधिकारी हैं या किस राजनेता और किस पार्टी, किसके तरफ से ये चीज़ कही जा रही है? किस स्तर पे जिनको अधिकार जिनका है उनसे अधिकार छीनने का काम हो रहा है? ये जानने की ज़रूरत है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी भी है साथ साथ में कि पूरे देश में इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है।
कि रिजर्वेशन देने के नाम पे, चाहे वो शेड्यूल कास्ट को ही क्यों ना रिजर्वेशन हो या शेड्यूल ट्राइब का ही क्यों नहीं रिजर्वेशन हो, अब तो शंका दिमाग में आ चुकी है कि क्या वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से घुसपैठियों को शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट बना के, दिखा के, सर्टिफिकेट दिला के उनको रिजर्वेशन की बेनिफिट देने के साथ साथ नागरिकता देने का तो काम नहीं हो रहा है पिछले दरवाजे से। ये गंभीर मसला है और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश हित को समझते हुए, समाज हित को समझते हुए, भारत की सभ्यता संस्कृति को समझते हुए देखने की, समझने की और जांच करके मामले को ठीक करने की आवश्यकता है। ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें सुओ मोटो इंटरवीन करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और मुद्दे पर आपसे बात होगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपकी बात के इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। नमस्कार।